हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को 15 अगस्त की या फिर जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं की ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने में एक्चुअली हुआ ये था कि हमने ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड किया था, लेकिन माइक काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ नहीं आई थी। इसलिए फिर ये वीडियो अब हम बज रहे हैं दिन के 3 बज रहे हैं, तब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसको हमने रात में ही किया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए वो अपलोड नहीं किया उसको। ठीक है, फ़िलहाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का स्टेटस क्या था। 15 अगस्त 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हो गया, तो उसके बाद भारत का स्टेटस क्या हुआ, और फाइनली जब हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद भारत का स्टेटस क्या होता है। तो यही सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और वास्तव में स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी मैं एक स्कूल गया था, तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो शायद 4th क्लास में पढ़ रहा था। उससे मैंने पूछा कि स्वतंत्रता क्या है और क्यों मनाते हैं ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो उसने बताया कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को बंद करके रखा था, और इस दिन 15 अगस्त के दिन उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया था। ये थी। तो क्या वास्तव में ऐसा ही कुछ था? तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में, ज़्यादा तकनीकी शब्दों का उपयोग ना करते हुए, और जहाँ पर तकनीकी शब्दों का उपयोग भी करेंगे वहाँ पर हम आपको उसको जो सिंपल शब्दों में है उससे समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में कठिनाई ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में। पहली जो महत्वपूर्ण तिथि है, इम्पोर्टेंट डेट है, वो है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन से मनाना चालू होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस दिन को 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया था। टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और इसको हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 है। इस दिन से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया। गणतंत्र दिवस, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं इंग्लिश में, इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आपको एक संक्षेप में, शॉर्ट में बताते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे आपको इसके बारे में। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, बेसिकली इस दिन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत पे लागू हुआ था, जिसके माध्यम से हम लोग आज़ाद हुए थे। तो इस दिन से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान उस दिन लागू हो गए थे, ठीक है। तो उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, बेसिकली आज हमारा फोकस जो है इस पर रहेगा। आज है 15 अगस्त, तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा बहुत इनको भी समझेंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी। और 26 जनवरी जब आएगा तो आपको डिटेल में समझाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का योगदान रहा, पूरी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। चूँकि आज है 15 अगस्त तो इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का स्टेटस क्या था, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का स्टेटस क्या हुआ, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ शब्दों का मतलब समझना होगा, ठीक है। दरअसल ये कंसेप्ट हैं और अभी आप इनको शब्द मान के चलिए। इन शब्दों का मतलब जब आप समझ लेंगे तब आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहला जो शब्द है वो है उपनिवेश। पहला जो शब्द समझना है आपको है वो है उपनिवेश। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। उपनिवेश क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। हमारे पास दो देश हैं, दो राज्य हैं, S1 S2, ठीक है। देखो, राज्य का जब हम राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ऐसे हम विषयों को पढ़ रहे होते हैं तब वहाँ पर स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब एक ऐसे निश्चित भूभाग से लगाया जाता है जिसका कोई निश्चित भूभाग हो और उस पर जनसंख्या निवास करती हो, और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला, उस जनसंख्या में मतलब शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सरकार हो, और वो सरकार संप्रभु हो। तो ये जो 4 एलिमेंट होते हैं इनसे मिलके बनता है राज्य। जिनके पास भी ये 4 एलिमेंट हैं उनको हम राज्य कह सकते हैं। तो आप राज्य को देश से जोड़ के देखिएगा, ये है ना। पॉलिटिकल साइंस या फिर राज्य व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देश को एक राज्य ही मान के चलते हैं। तो मान लीजिए ये 2 देश हैं, ठीक है, S1 S2, स्टेट 1 स्टेट 2 हैं। तो यदि स्टेट 2 का स्टेट 1 पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, क्या है, स्टेट 2 का स्टेट 1 पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, फुली कंट्रोल है। मतलब क्या है कि S2 जो है S1 की सभी गतिविधियों पर अपने नियम कानून बनाकर शासन करता है। मतलब पूर्ण रूप से शासन करने का काम, S1 पर पूर्ण रूप से शासन करने का काम कौन कर रहा है, S2 कर रहा है। जैसे इसकी जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक गतिविधियां हैं, सभी गतिविधियों के संबंध में नियम और कानून बनाकर शासन करने का काम S2 कर रहा है। इसकी विदेश नीतियों के संबंध में निर्णय लेने का काम भी S2 कर रहा है। मतलब पूरी तरीके से S1 पर S2 का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में हम S1 को कहेंगे कि ये S2 की कॉलोनी है, S2 का उपनिवेश है, ठीक है। क्या बोलेंगे, S1 जो है S2 का उपनिवेश है, S1 जो है S2 की कॉलोनी है इंग्लिश में। इतनी बात आपको समझ में आई। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले मतलब 14 अगस्त 1947 तक भारत जो है, भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर 14 अगस्त 1947 तक भारत जो है ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। मतलब कि भारत के ऊपर पूर्ण रूप से शासन करने का काम, पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका था, ब्रिटेन का था। इतनी बात आपको समझ में आई है। दूसरा शब्द जो आपको समझना है वो है संरक्षित राज्य। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझना चाहिए
और बहुत आसान है समझना। संरक्षित राज्य, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटेक्टरेट स्टेट। प्रोटेक्टरेट स्टेट कहते हैं। इसमें भी हम लोग S1 S2 दो राज्य मान लेते हैं। राज्य का मतलब आप देश से जोड़ के चलिएगा, ठीक है। यदि सिचुएशन ऐसी है कि S2 जो है S1 को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ मामलों में, पूरी तरीके से नहीं, कुछ मामलों में कंट्रोल करता है, और वो मामले कौन कौन से हैं, जैसे मान लो डिफेंस में इसको सुरक्षा देने के लिए S2 बैठा हुआ है। दूसरा जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मतलब कि बाह्य इसके जो संबंध होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जो होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होंगे, उनके संबंध में निर्णय लेने का काम कौन कर रहा है, S2 कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में S1 जो है S2 का संरक्षित राज्य कहलाएगा, प्रोटेक्टरेट स्टेट कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो ये बहुत छोटी छोटी देसी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों में विभक्त था, विभाजित था। तो उनको विलय करने का काम हो रहा था कि सबको मिलाकर एक भारत बनाया जाए। तो जब सिक्किम से ये बात हुई तो उसने विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा दिया, संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। तो आप उदाहरण के तौर पर सिक्किम को ले सकते हैं। सिक्किम जो है ये 1975 तक जो है, 1975 में इसको भारत में विलय, 1975 में विलय हो गया भारत में इसका। लेकिन यदि हम बात करें तो 1975 से पहले तक सिक्किम जो है वो भारत का संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टरेट स्टेट था, ठीक है। तीसरा जो आपको शब्द समझना है वो है अधिराज्य। तीसरा शब्द क्या समझना है आपको, अधिराज्य समझना है। अभी आराम से आप समझते रहिए, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई होगी, आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। अधिराज्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डोमेनियन। क्या बोलते हैं, डोमेनियन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम दो स्टेट ले लेते हैं, S1 और S2। अब इसमें क्या मामला है कि S1 जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने देश में कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ये स्वतंत्र है पूरी तरीके से अपने देश में कुछ भी करने के लिए, लेकिन नाम मात्र का प्रधान कौन है, नाम मात्र का प्रधान जो है, नाम मात्र का हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो S2 होगा, ठीक है। S1 पूरी तरीके से अपने आंतरिक मामलों को, बाहरी मामलों को के संबंध में स्वतंत्र तो है, लेकिन उसका हेड जो है, उसका प्रमुख जो है, नाम मात्र का सिर्फ, वो क्या है, जो S2 का प्रमुख होगा वो। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 के दिन ना शामिल करें तो 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या था, ब्रिटेन का डोमेनियन था, ब्रिटेन का क्या था, अधिराज्य था। इसको यूँ समझिए कि जैसे कि आपके पास कुर्सी है, आप कुर्सी परचेज करके लाए, कुर्सी पर आपका पूरा नियंत्रण है, आप उस पर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो कुर्सी पे कर सकते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर कंपनी का लेबल चिपका हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई आपसे पूछेगा कि ये कुर्सी किस कंपनी की है, तो जिस कंपनी का लेबल चिपका होगा आप बताएंगे कि ये कुर्सी इस कंपनी की है। तो आपने देखा, भले ही वो कंपनी आपके घर में आके हस्तक्षेप नहीं करेगी, कुर्सी आपकी है, लेकिन नाम मात्र के लिए किस कंपनी की कुर्सी है, तो उस पर जिसका लेबल चिपका होगा आप वो बताएंगे। तो सेम उसी तरीके से S1 जो है पूरी तरीके से ये स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, लेकिन नाम मात्र का प्रधान कौन है, S2 का जो प्रमुख है, जो हेड है,
वो होगा, मतलब कि लेबल जो है S2 का चिपका हुआ है। जैसे 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का जो किंग था 6वें नंबर के जॉर्ज थे। उस समय जो ब्रिटेन के किंग थे 6वें नंबर के जॉर्ज, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली एंड ढोसा, नहीं दोस्तों ढोसा नहीं, सिर्फ इटली थे। तो उन्हें मतलब जब इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे, वो तो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब इटली आए तो उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण से भारत को देखा और उन्होंने स्वतंत्रता, और वो एक लंबी कहानी है कैसे स्वतंत्रता मिली, वो उसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 25 जनवरी 1950 तक लेबल किसका हुआ चिपका था? जो ब्रिटेन का किंग था उसका लेबल चिपका हुआ था। और ये लेबल हटा कब? जब हमारा संविधान लागू हो गया। तो आपको अधिराज्य समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आपको समझना है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोवेरन स्टेट। सोवेरन स्टेट बोलते हैं। इसमें भी हम 2 स्टेट ले लेते हैं, S1 और S2, ठीक है। मान लिया हमने 2 स्टेट हमारे पास हैं, 2 राज्य हैं, राज्य का मतलब देश, 2 देश है S1 एंड S2। तो यदि कोई देश संप्रभु है तो हम कहेंगे कि संप्रभु वाली कंडीशन में क्या होगा कि S1 पर S2 का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। नाम मात्र के लिए ये अपनी लेबल भी चिपकाने के लिए इनके पास अधिकार नहीं है, मतलब कि इनका कोई भी रोल नहीं है S1 के मामले में। S1 S2 कौन है? S1 इनको नहीं जानता, ये कोई भी नहीं है, कुछ भी किसी भी मामले में, नाम मात्र के भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इनका हस्तक्षेप S1 के मामले में नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम S1 को कहेंगे ये पूर्णतः संप्रभु राज्य है, सोवेरन स्टेट है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, ये इसका खुद का होगा और उसी देश का निवासी होगा, उसी देश का नागरिक होगा, ठीक है। जैसे अभी हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट। तो यही बात है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे कि इन तीनों शब्दों को समझाते वक्त हम क्या आपको कह रहे थे कि S1 S2 का उपनिवेश है, यहाँ पर हमने कहा कि S1 S2 का संरक्षित राज्य है, यहाँ पर हमने कहा कि S1 S2 का डोमेनियन है, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि S1 S2 का संप्रभु राज्य है, नहीं, सिर्फ S1 संप्रभु राज्य है। अब इसमें S2 का जिक्र भी नहीं होगा, S2 का नाम भी नहीं आएगा, सिर्फ हम क्या कहेंगे S1 संप्रभु राज्य है, मतलब फुली डिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों शब्द समझ में आए होंगे। अब आपको हम जो भी चीज़ें समझाएंगे, भारत का स्टेटस 15 अगस्त 1947 के पहले क्या था, आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था, और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का स्टेटस क्या हुआ, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का स्टेटस क्या हुआ, ये समझने में आपको अब बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते समय हम फिर आपसे कहेंगे कि आपको कुछ डेट और ध्यान में रखनी है। डेट वही है, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के पहले, ठीक है। दूसरा है 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, उसी दिन। तीसरा है 15 अगस्त 1947 के बाद। एक डेट आपको और ध्यान में रखनी है, 26, हालांकि आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से आपको हम रिकॉल करा देते हैं, 26 नवंबर 1949, और एक 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो देखो, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 15 अगस्त 1947 के पहले मतलब कि 14 अगस्त तक हम लोग क्या थे, ब्रिटेन की
ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन का क्या थे, उपनिवेश थे। अब उपनिवेश का मतलब हमने समझा दिया है, मतलब कि ब्रिटेन के पूरी तरीके से हम गुलाम थे। शासन करने का काम जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, ब्रिटेन का कर रहा था। ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ, इस दिन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इसके लागू होने से क्या हुआ। अब 15 अगस्त 1947 के बाद हम क्या बन गए, जब यह इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हो जाता है तो भारत 2 डोमिनियन स्टेट में टूट जाता है। ठीक है, S1 S2, और S1 है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। इसके लागू होने से भारत 2 डोमिनियन स्टेट में टूटता है, भारत और पाकिस्तान। ये डेट आपको याद होगी, अभी हमने बताया था कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ और कुछ प्रोविजंस उसी दिन लागू हो गए थे। और इस डेट को मतलब कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तीसरी डेट ये है 26 जनवरी 1950, आप सभी को पता होगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया था, भारत बन गया था संप्रभु राज्य। ठीक है, भारत क्या बन गया, संप्रभु राज्य। इसके पहले तक भारत क्या था, डोमिनियन था, भारत और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें समझना क्या है कि जब 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ था, ये हमें समझना है ना। ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को समझना होगा। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या समझना है, मेनली इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को समझना है। एक थोड़ा सा हमने फ्रेम आपके मन में बना दिया कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। अब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे ही ब्रिटेन में भी संसद है, पार्लियामेंट है। हमारे देश के संसद में 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। जैसे कोई बिल पेश किया जाता है, तो कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जब उस पर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देते हैं, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो कम्प्लीटली विधेयक बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो उसी तरीके से ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट में 2 चैम्बर हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब कोई बिल पेश किया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन दोनों चैम्बर में, इन दोनों सदनों में पास होने के बाद जो वहाँ के किंग हैं, अभी भी वहाँ राजतंत्र है, हालांकि भारत में लोकतंत्र है, वहाँ राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब क्या है कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो वंशानुगत होगा। कहने का मतलब कि जो जैसे जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय 6वें जॉर्ज जो थे वो किंग थे यूके के। ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथ 2 आई, और अभी हाल ही में क्या लगभग 1 साल हो रहे हैं, 8 सितंबर 2022 को जो एलिजाबेथ 2 थी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, काफ़ी एजेड हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, उनका जो बेटा है चार्ल्स तृतीय, वो जो है अभी ब्रिटेन का किंग है। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्राध्यक्ष जो है वहाँ के राजतंत्र चल रहा है, तो इसको राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत होगा, मतलब कि बेटे मतलब अध्यक्ष का बेटा
बनेगा, फिर ये बेटी होगी तो वो बनेगा, मतलब बेटा बेटी जो है वो सीरियल से बनते चले जाएंगे। समझ गए होंगे आप, ठीक है। और हमारे देश में क्या होता है, गणतंत्र है। गणतंत्र में क्या होगा कि राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर वो चुन कर आएगा, ठीक है। जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनेगी, एक निश्चित समय अवधि के लिए चुनेगी, ठीक है। तो ये है गणतंत्र वाला सिस्टम। हमारे देश में कैसा सिस्टम है, गणतंत्र है। गणतंत्र कब हुए हम, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके प्रेसिडेंट का पद बनाया जाता है। तो हम क्या समझ रहे थे कि हम ये बता रहे थे, जैसे हमारे देश में 2 सदन हैं, संसद के 2 चैम्बर्स हैं, वैसे ब्रिटेन में भी हैं। तो ये वाला एक्ट जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई 1947 को बिल पेश किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट से संबंधित। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बिल आता है 16 जुलाई 1947 को। और फाइनली जो वहाँ के किंग हैं, किंग के सिग्नेचर होना बाकी रह जाता है इस पर, तो किंग अपना सिग्नेचर कर देते हैं 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और ये एक्ट, ठीक है, ये एक्ट फाइनली इसमें लिखा होता है कि ये लागू कब होगा, इसमें लागू होने की तिथि लिखी होती है। और वो तिथि कौन सी होती है, वो तिथि होती है 15 अगस्त 1947 होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से चीज़ें समझ में आएंगी। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश कब होता है, तो एक्ट नहीं बिल पेश होता है 15 जुलाई 1947 को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पेश होता है, 16 जुलाई 1947 को। और किंग के सिग्नेचर कब होते हैं, 18 जुलाई 1947 को होते हैं। फाइनली ये लागू कब होता है, इसमें लिखा होता है इसकी लागू होने की तिथि, लागू कब होता है वो 15 अगस्त 1947 को होता है, जिस दिन से हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, लेकिन अभी आपको और समझना है, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा और। अब देखो इसके लागू होने से क्या हुआ, हमें ये समझना है। भाई लागू तो हो गया, लागू होने से फ़ायदा क्या हमारा है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए लागू होने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। पहला फ़ायदा गिनो, फ़ायदे गिना रहे हैं आपको। पहला फ़ायदा क्या हुआ भाई हमारा, पहला फ़ायदा हुआ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या हुआ, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटेन के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। भारत पर ब्रिटेन के शासन का अंत हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ में इससे क्या हुई, दूसरी चीज़ क्या हुई कि भारत के आज़ाद होने से पहले भारत में 2 पद हुआ करते थे। पहला पद वायसराय का हुआ करता था, पहला पद कौन सा, वायसराय का पद हुआ करता था, और दूसरा गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे दे रहे हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। अब वायसराय कौन होता था, ये वायसराय जो होता था ये ब्रिटेन का प्रतिनिधि के रूप में भारत में रहता था। गवर्नर जनरल जो है ये प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता था। जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक शक्ति जो हैं उसका ये प्रमुख होता था, हेड होता था। एक तरीके से मान लो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होता था गवर्नर जनरल। तो जब ये लागू हो गया, ठीक है, जब ये लागू हुआ तो वायसराय का पद जो है फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि बेसिकली सामान्यतः ऐसा होता था कि वायसराय और गवर्नर जनरल के पद पर एक ही व्यक्ति होता था, और उस समय इस पद पे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसके लागू होने के बाद पहला तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हुआ, दूसरा वायसराय का पद समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का पद बचा हुआ है अभी। लेकिन ये बचे तो हुए हैं,
किसके प्रसाद पर्यंत बचे हुए हैं। दरअसल बात ये हुई कि देखो, हम लोग गुलामी की जंजीरों से अब स्वाधीन बनने जा रहे थे, स्वतंत्र होने जा रहे थे, लेकिन अगर अंग्रेज हमें सीधा छोड़ के चले जाते तो एक अव्यवस्था फैल जाती, चारों तरफ मार काट मच जाती। वैसे मची ही हुई थी, चारों तरफ बहुत सारे हिंसात्मक कार्य हो रहे थे, लेकिन और ज़्यादा वो हो जाता अगर वहाँ पर कोई प्रमुख गवर्नर जनरल नहीं होता, तो और ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती। तो इसी उद्देश्य से इसमें ये कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल का पद तब तक रहेगा जब तक आप लोग शांति से अपना संविधान ना बना लो, आप लोग ये निर्णय ना ले लो कि हमारा देश कैसे चलेगा, उसके संबंध में अपना संविधान ना बना लो, तब तक गवर्नर जनरल का पद रहने दो, जिससे सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो सकें। ये जो गुलामी से स्वतंत्रता का ट्रांजिशन फेज है, संक्रमण का समय है, ये आसानी से गुजर जाए, इसके लिए कोई तो होना चाहिए लीडरशिप करने के लिए, तो इसीलिए इनको रखा गया, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये थी कि गवर्नर जनरल का पद या फिर गवर्नर जनरल के पद पर जो व्यक्ति होगा वो ब्रिटेन के किंग उसको निर्णय नहीं करेंगे, ना तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसका डिसीजन लेगी कि कौन होगा, वो भारत की कैबिनेट को पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया। ठीक है, जो भारत की संविधान सभा थी, जो संविधान बनाने वाली थी, जो कैबिनेट का निर्माण हुआ, देखो संविधान सभा का गठन भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही हो गया था, है ना। जैसे पहली बैठक हमने अभी आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को ही, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये एक्ट लागू हुआ जिसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता मिली। तो समझना आपको ये है कि ये पद इसलिए बना था ताकि जो ये ट्रांजिशन का फेज है ये आसानी से निकल जाए, और इस पद पर वही रहेगा जो भारत की कैबिनेट जिसको नियुक्त करेगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि 2 डोमिनियन स्टेट में हम लोग बटे थे, पाकिस्तान और भारत, इस एक्ट के माध्यम से। तो ये कहा गया कि गवर्नर जनरल एक भारत और पाकिस्तान दोनों का हो सकता है, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, भारत का अलग पाकिस्तान का अलग। पूर्ण रूप से जो है संविधान, जो सब भारतीय कैबिनेट थी उसको पूरा अधिकार था कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया गवर्नर जनरल के पद पर वही रहेगा जो भारत की कैबिनेट कहेगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको जो समझनी है, तीसरी बात हम आपको बता भी चुके हैं। तीसरी बात यह हुआ कि इसके लागू होने से भारत 2 डोमिनियन स्टेट में टूटा, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये 2 डोमिनियन स्टेट बने। चौथी बात क्या हुई, चौथी बात ये हुई कि भारत की कैबिनेट को, भारत की कैबिनेट मंत्रिमंडल को, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल को, या फिर हम कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों को, जो संविधान बनाने वाले थे, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्यों को ये पूरा अधिकार दिया गया कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी करने का मतलब आपका देश कैसा चलेगा, अब आपका देश है, आप किस तरीके से इसको चलाना चाहते हो, किन नियमों के आधार पर चलाना चाहते हो, वो आप निर्णय लो, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पांचवी बात इसमें ये हुई कि ये जो समय है आज़ादी से भारतीय संविधान बनने तक का जो समय है, उस समय तक आपका देश किन नियमों से किसके आधार पर चलेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया। 1935 के अनुसार आपका देश चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपका संविधान बन नहीं जाता। और छठवीं बात यह है कि जब आपका संविधान बन जाएगा तो आपको यह अधिकार होगा कि ये जो अधिनियम है जिसके माध्यम से आप अभी शासन चला रहे हैं हम लोग गवर्नर जनरल के माध्यम से, इसको भी आप खारिज कर सकते हैं, इसको भी आप इसका भी अंत कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने भारतीय संविधान जब बनाया, मतलब हमारी संविधान सभा ने जब बनाया, तो भारत शासन अधिनियम के
1935 वाले अधिनियम से हमने 200 से ज़्यादा अनुच्छेद सीधे इसी में से लिए हैं। मतलब कि हमारे संविधान के जितने आर्टिकल्स हैं उसमें 50% से ज़्यादा आर्टिकल्स हमने इससे लिए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम देखें, मतलब मेरा मानना ये है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हुए हैं? हम लोगों ने वेस्टर्न के कल्चर को अभी भी अपना रखा है, वेस्टर्न के एजुकेशन सिस्टम को अभी भी अपना रखा है, वेस्टर्न की लैंग्वेजेस को, वेस्टर्न कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस को अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि हमने 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स अपने अनुच्छेद में इसी में से ले लिए हैं। तो फिलहाल आप मतलब अपने लोगों को ये स्वतंत्रता तो मिल ही गई कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो अभी हम उस लेवल पर, जिस लेवल पर भारत की स्वतंत्रता मानते हैं, उस लेवल पर नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र होने का तो मतलब ये था कि उसकी संस्कृति को भी हम त्याग दें, उसके कल्चर को भी हम त्याग दें, सब कुछ हमारा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के लागू होने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हुआ, अब भारत का बन चुका है डोमेनियन। अभी इसको डोमेनियन से सोवेरन स्टेट बनाना है, संप्रभु राज्य बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार आपको हम और समझा देते ताकि ये चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएं। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश होता है? तो 15 जुलाई 1947 को पेश होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पेश होता है? 16 जुलाई 1947 को। किंग के सिग्नेचर कब होते हैं? तो 18 जुलाई 1947 को होते हैं। और ये अधिनियम भारत पर लागू कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को होता है। अधिनियम के लागू होने से क्या हुआ? तो पहली जो चीज़ हुई वो है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटेन के शासन का भारत पर जो शासन था वो अंत हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद इसलिए बना रहा ताकि ट्रांजिशन का फेज आराम से निकल जाए, और वही होगा जो भारत की कैबिनेट कहेगी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात यह हुई कि इंडिया 2 डोमिनियन स्टेट में टूट गया, इंडिया और पाकिस्तान। चौथी बात यह हुई कि भारत की कैबिनेट को, भारत की जो संविधान सभा थी, उसको पूर्ण अधिकार था कि वो किसी भी तरीके का संविधान बना सकती है जिस हिसाब से वो चाहे। और पांचवी बात क्या बताई हमने कि भारत शासन अधिनियम के अनुसार शासन तब तक चलेगा जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाता। ये कुछ इसके लागू होने से क्या क्या हुआ वो कुछ हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में समझ लिया कि क्या क्या आखिरकार इसके लागू होने से हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि हेड ऑफ स्टेट ड्यूरिंग 1947 टू 1950, ठीक है। मतलब कि 1947 से लेकर 1950 तक, और 1947 के पहले की भी बात हम कर लेंगे, 15 अगस्त के पहले की भी बात करेंगे, ठीक है। तक भारत के जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे, ठीक है, ये बात हम करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत के प्रमुख कौन थे? तो वायसराय प्लस गवर्नर जनरल, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के पहले यहाँ पर, ठीक है। 1947 के बाद पद क्या बचा? गवर्नर जनरल का पद बचा। यहाँ पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। यहाँ पर भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर जनरल के पद। वायसराय का पद समाप्त हो गया। अब 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं, ठीक है। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहते हैं। इसके बाद ये रहते रहते उबिया गए एकदम, कहीं ना अब हमका जा दियो, ब्रिटेन हमका जा दियो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना। तो कहेंगे लेकिन गवर्नर जनरल के तो पद भाई रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अब कुछ चलती ही नहीं थी। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हो गया तो ये चुप पे बैठे रहें, इनका कोई मतलब नहीं था, औपचारिक रूप से अपने काम देखते रहें। तो ये भाई छुट्टी लेके चले गए। कब चले गए? 21 जून को चले गए। तो 21 जून 1948 से
21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक, मतलब 26 जनवरी के एक दिन पहले तक गवर्नर जनरल के पद पर कौन रहे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी ये रहे। हम हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट में भी हम प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक सत्ता के प्रमुख की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों के जो प्रमुख हैं वो है गवर्नर जनरल, और औपचारिक रूप में जो हैं वो है ब्रिटेन के किंग अभी भी। ठीक है, लेकिन समझ रहे होंगे ना आप, जैसे कि प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक शक्तियों के प्रमुख हैं ये, और औपचारिक रूप से जैसे अभी हमारे देश में राष्ट्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो औपचारिक शक्तियों का निर्वहन करते हैं। औपचारिक शक्तियाँ मतलब जैसे कि पुरस्कार बांटना हो गया तो कहा गया जाओ पुरस्कार बांट दो तुम, है ना। ये दूसरी बात, सिग्नेचर करना हो गया तो सिग्नेचर कर दी वो किसी विधेयक बिल पे। तो ये औपचारिक कार्य है जो ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये जो प्रशासनिक शक्तियों के प्रमुख हैं ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अभी भी औपचारिक रूप में नाम मात्र का प्रधान हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटेन का किंग 6वां जॉर्ज। हमने बताया था 6वें जॉर्ज के बाद उनकी जो बिटिया महारानी एलिजाबेथ II, फिर उनके बेटे चार्ल्स तृतीय जो कि वर्तमान समय में हैं। अब आगे क्या हुआ? आगे 26 जनवरी आता है। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है और राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में एक नया पद आता है, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद आता है, ठीक, प्रेसिडेंट। और पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ये अंतरिम रूप में इनको बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अंतरिम रूप में इनको राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में गणतंत्र है। गणतंत्र ये कहता है कि राष्ट्राध्यक्ष मतलब कि राष्ट्रपति जो होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आएगा। लेकिन अभी तो चुनाव हुए ही नहीं। चुनाव मई 1952 में होता है। तब तक किसको राष्ट्रपति बनाया जाए? तो संविधान सभा की सहमति पर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति अंतरिम रूप से बनाया जाता है। हालांकि वो चुनाव में जीते भी, बाद में भी राष्ट्रपति रहे। अंतरिम का मतलब ये है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता राष्ट्रपति का, तब तक राष्ट्रपति के पद पर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। बाद में भी ये रहे हालांकि। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको हम एक बार रिकॉल कराते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थे हम लोग। स्टेटस समझा रहे हैं आपको कि भारत का स्टेटस क्या था। ब्रिटेन की हम लोग कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। उसके बाद हम लोग क्या हुए? ब्रिटेन का डोमिनियन हो गए, अधिराज्य हो गए। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू होने के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, हम क्या हो गए उस समय? सोवेरन स्टेट हो गए, संप्रभु राज्य हो गए। अब हमारे नाम के साथ किसी का भी लेबल, किसी का भी स्टिकर नहीं जुड़ा हुआ है। हम आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उसमें हमें क्या डिसीजन लेना है, किसी देश के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, अपने देश के अंदर हमें कैसी राज्य व्यवस्था स्थापित करनी है, इसके लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहे हैं कि आपने सुना होगा कि 15 अगस्त के दिन झंडा जो रोहण करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी के दिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा रोहण कहाँ करते हैं? लाल किले पे। और 26 जनवरी के दिन झंडा रोहण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और वो कहाँ करते हैं? राजपथ पर।
जब ब्रिटेन का शासन था तब हम उस राजपथ को किंग्सवे कहते थे, मतलब उसी को इंग्लिश में बोलते थे। फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए तो उसका नाम राजपथ था, लेकिन 2022 में राजपथ का नाम मोदी जी ने बदल के क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया। तो ये जो कर्तव्य पथ पर है वहाँ पर झंडारोहण होता है 26 जनवरी के दिन, लाल किले पे 15 अगस्त के दिन। अब सवाल ये है कि आपके मन में शायद उठ रहा होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही को झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय राष्ट्रपति का पद ही नहीं था, तो झंडा कौन फहराएगा भाई। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने झंडा फहराया। तो इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन वो प्रधानमंत्री झंडा फहराते 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को कौन झंडा फहराएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए। और गणतंत्र का मतलब क्या है कि हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत नहीं होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रपति को, तो वो झंडा फहराते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बातें हमने बताई वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। यदि कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स स्पेशली हमने आपके लिए बनवाया है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आपकी कमेंट मतलब आपके जो भी डाउट है उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से 15 अगस्त की इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।